Hello everyone, welcome back to Simple Pharma Basics. फ्रेंड्स आफ्टर जिपैट 2020 मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने जिपैट क्वालिफायर्स के वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए थे। उन वीडियोस में उन सब लोगों ने अपने अपने गाइडेंस और टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर की थी। आज का ये वीडियो उसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आज की हमारी गेस्ट ना कि सिर्फ जिपैट क्वालिफाइड है बल्कि जिपैट टॉपर भी है और जिपैट 2020 में उनकी 20 रैंक रह चुकी है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस गरिमा गुप्ता। Hello everyone, I am Garima Gupta from Bhopal, Madhya Pradesh. I have completed my bachelor's in pharmacy from Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal, which is affiliated to RGPB University. Currently, I am pursuing my master's in pharmacy from IIT BHU. Along with that, I am also pursuing my master's in business administration from Narsi Monji, Mumbai. You all might be thinking that why I am introducing myself. So, for your query, I must tell that just like you people, I was a GPAT aspirant once. In the year 2020, I gave my GPAT exam and secured All India rank 20. Yes, you heard it very correctly. I secured All India rank 20. Along with that GPAT, I gave the NIPAT JEE exam and secured All India rank 125. I didn't opt it for any NIPER institution. Rather, I chose IIT BHU for my masters. Since about 1 month is left for your GPAT एग्ज़ाम, सो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स रिफ़र करनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करना है एंड अपने एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे रिलीव करना है। सो इन दिस वीडियो मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करूँगी एंड कोशिश करूँगी कि आपका स्ट्रेस को कम कर सकूँ, आपको मोटिवेट कर सकूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। सो स्टे विथ मी फॉर अबाउट 15 मिनट्स एंड ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड। एट फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज़ फार्मास्यूटिक्स। एवरी ईयर अबाउट 38 to 40 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप सारे कंसेप्ट रिवाइज करें इस सब्जेक्ट के। जितनी प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस की कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि आपके कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो इस सब्जेक्ट का। ओके। सेकेंड आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट में यू विल बी डीलिंग विद दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेमिंग रिएक्शंस। तो नेमिंग रिएक्शंस के लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है इसके कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स एंड द एंड प्रोडक्ट्स। ये हो जाता है ऑर्गेनिक के लिए। साथ साथ आपको ये भी पढ़ना रहेगा कि कौन से प्रोडक्ट की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसका एक्टिव फॉर्म क्या है। तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है। सेकेंड आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। फॉर दिस सब्जेक्ट आई विल टेल कि आपको इसे फार्माकोलॉजी के साथ पढ़ना चाहिए। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी मैं फार्माकोलॉजी के साथ मेडिकेम को पढ़ती थी तो मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती थी। इस वजह से ये होता था कि मेरा टाइम भी कंज्यूम जो होना चाहिए उतना नहीं होता था। मतलब विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैं 2 सब्जेक्ट कवर कर पाती थी। इसलिए आप सभी के से यही बोलूँगी मैं कि आप मेडिकेम को कोलॉजी के साथ ही पढ़िए। थर्ड आता है बायोकेमिस्ट्री। हम सभी ने ये सब्जेक्ट अपने सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, लेकिन हम जीपैट की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ते ही नहीं है, भूल ही जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ये सब्जेक्ट भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितने कि बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री के। फिर आती है बात फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केडीटी के सभी क्लासिफिकेशंस को बहुत थरोली याद कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी टिप्स पे केडीटी की लाइन बाय लाइन होनी चाहिए, नहीं, आपको क्लासिफिकेशन पूरा याद होना चाहिए। जितनी भी रिनाउंड ड्रग्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, आपको सबके एडवर्स इफेक्ट्स, उसके सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। फिर आती है बात फार्माकोग्नोसी की। एवरी ईयर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे ही जाते हैं। ऑल्दो ये सब्जेक्ट थोड़ी लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है आपको, लेकिन इस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, पढ़ना ज़रूर है। सबसे पहले आपको सूटिक्स कंप्लीट करना है, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोलॉजी, दैन कोग्नोसी। इसके अलावा कुछ छोटे सब्जेक्ट्स बचते हैं जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस, मैनेजमेंट, फार्मेसी प्रैक्टिस। आपको ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इन सब्जेक्ट से आपको सेलेक्टिव लर्निंग करनी है। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस से पूछे जाते हैं शेड्यूल्स, लॉज, गवर्नमेंट के एक्ट्स, ईयर्स, तो आपको ये सब बिल्कुल थोरली याद होने चाहिए। मैनेजमेंट में पूछा जाता है जितने भी रेनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं उनकी थ्योरीज, उनके लॉज, वो ज़रूर आपको याद होने चाहिए।
फार्मेसी प्रैक्टिस में भी जितने भी इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स, ड्रग इंटरैक्शंस, ये सब आपको याद होने चाहिए। आप इतनी सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे तो एटलीस्ट आप क्वालिफाइंग कैटेगरी में ज़रूर फॉल करने लगेंगे। ठीक है, फिर आती है बात कि हम कौन सी बुक्स को रेफ़र करें। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करिए, जैसे कि लैकमैन, मार्टिन एंड केडीटी। इन सभी बुक्स को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, लाइन बाय लाइन मार्क करिए, जिससे कि आपकी लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। और मैं आपको एक बात और बोलूँगी कि आप कोशिश कीजिए आप इन सभी बुक्स का रिविज़न बिफोर द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास सिर्फ इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपने नोट्स ही रिवाइज करें। बिफोर द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आप ये सभी बुक्स का रिविज़न कर लीजिए। उसके बाद आप सिर्फ अपने नोट्स, कोचिंग के मॉड्यूल्स या फिर आपके जो टेस्ट पेपर्स हैं उन्हीं का ही रिविज़न करेंगे। इसके बाद आती है कि हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि मैंने पियर्सन एंड इनामदार दोनों बुक्स यूज़ की हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। लेकिन अगर बात आती है थ्योरी रेफ़र करने की, जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनसे जब गलत हो जाते हैं तो उसके लिए थ्योरी रेफ़र करते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप इनामदार की थ्योरी ज़रूर प्रेफर कीजिए, क्योंकि उसकी थ्योरी बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसकी वजह से आपके सारे जो कंसेप्ट हैं जो आप भूलने लगते हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे। सो डू रेफर दी थ्योरी ऑफ इनामदार अगर आपको लगता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स गलत हो रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप अबाउट 15 ईयर्स के पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस वजह से आपकी जो थियोरेटिकल लर्निंग के साथ साथ आपको एप्लीकेशन का भी पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा एरिया हमारा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो इससे आपको एक पर्टिकुलर कट ऑफ भी, एनालिसिस भी पता चल जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दोनों बुक्स को रेफ़र कीजिए, इनके क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए। फिर आती है बात कि हम एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ क्वालिफाइंग कैटेगरी में आना चाहता है, यानी कि वो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अबाउट 70 to 75 क्वेश्चन सॉल्व करें वो। मैंने भी जब थर्ड ईयर में जीपैट दिया था तो मुझे भी मेरे टीचर्स ने यही सलाह दी थी कि तुम ज़रूर से ज़रूर 70 to 75 क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, और इस वजह से ये होता है कि आपको इससे कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आप है ना जो क्वालिफाइंग कैटेगरी है उससे बाहर निकल जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट मिनिमम 70 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर जो स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता है, उसकी रैंक जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है वो बहुत अच्छी आ रही है उसमें, तो आप नियर अबाउट 100 to 110 क्वेश्चन सॉल्व करिए। उन स्टूडेंट्स का एम ये होना चाहिए कि वो अंडर 100 के लिए टारगेट कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 के लिए जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनको अबाउट 100 to 110 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। इसके बाद आती है बात कि आप अपने टाइम को किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बाहर घूमने में, सोशल मीडिया पे चैट्स करने में, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ अपलोड करने में, तो ये सब काम अभी आपको प्लेजर ज़रूर दे रहा होगा, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपको रिग्रेट होगा कि काश मैंने अपना टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया होता तो शायद से मेरी रैंक और इन्हांस्ड होती, या फिर शायद से मैं अच्छे से क्वालिफाई कर पाता। तो आपको ये रिग्रेट वाली फीलिंग ना हो, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जितने भी डिस्ट्रैक्शन हो सके उन सब से दूर रहिए। कभी कभी ये होता है कि थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा बुक्स को रेफ़र करने के बाद हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है कि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं उस टाइम थकार के किताबें रख देते हैं। आपको ये नहीं करना है, उस टाइम को यूटिलाइज करिए अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उस टाइम पे 3 आवर्स सेट करके बैठ जाना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, नहीं। आपको बुक्स उठा के जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, या फिर जो पुराने क्वेश्चन बैंक से पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज उठा के वो सॉल्व कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको हेल्प ये मिलेगी कि आपकी लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। जो कंसेप्ट आप भूल रहे थे वो आपको वापस से याद आ जाएंगे। आपकी जितनी भी पॉसिबल गलतियाँ हैं वो आपको उसी टाइम पता चल जाएगी कि हाँ ये प्रोबेबल मिस्टेक्स थी जो कि मैं एग्ज़ाम में कर सकता था या कर सकती थी, जो कि मुझे यहीं पर आइडेंटिफाई हो गई। तो इसका आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और ये होता है कि कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उनके अगर नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो रहे होते हैं, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी कम आ रही होती है,
तो वो टेंशन में आ जाते कि हमारे साथ एग्ज़ाम में क्या होगा। तो इस सब चीज़ों से टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप वापस से थ्योरी रेफ़र कीजिए जिस पोर्शन में आप गलतियाँ कर रहे हैं। इस ऐसा करने से आपकी लर्निंग और इफ़ेक्टिव होगी, आपकी एक्यूरेसी एनहांस होगी। और क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये भी ध्यान रखिए कि आप एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो पुअर हो जाएगा। घर पे जब आप बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए लास्ट के 1 मंथ में कि अब आप 3 घंटे का पेपर टाइम सेट कीजिए और उसी में आप सिर्फ पेपर दीजिए। और कोशिश कीजिए, क्योंकि अब कोविड वाली सिचुएशन है, तो आप मास्क लगा के पेपर दीजिए, जिससे आपको उस टाइम पे ये नहीं लगेगा कि आप पेपर देते टाइम जब आप हैं एक्चुअल सिनेरियो में तो आपको सफोकेशन हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे आपको ये मिल एक आपको घर पे डेमो मिल जाएगा कि आपको एक्चुअल पेपर का सिनेरियो क्या होगा। ज़रूर से मास्क लगा के पेपर दें, 3 घंटा सेट कीजिए पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए जैसे कि लास्ट ईयर का कट ऑफ था, 2020 का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी में 163 मार्क्स। इससे पहले 2019 में कट ऑफ था 141 मार्क्स। तो हम इस ईयर का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ होना चाहिए अबाउट 180 मार्क्स। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आपको अबाउट 180 to 185 मार्क्स सिक्योर करने ही हैं। अबाउट 180 to 185 मार्क्स सिक्योर करने ही हैं, जिससे कि आप क्वालिफाइंग कैटेगरी में आ सकें। ऐसे हर कैटेगरी का अपना अपना कट ऑफ होता है। ये था जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कट ऑफ। उसी तरफ से ओबीसी, एससी, एसटी सबके अपने अपने कट ऑफ्स होते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके नेगेटिव क्वेश्चंस कम होते जाएंगे, आपके करेक्ट क्वेश्चन का नंबर बढ़ता जाएगा एंड डेफिनेटली आप क्वालिफाइंग कैटेगरी के साथ साथ अपनी एक अच्छी रैंक भी सिक्योर कर पाएंगे। एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगी कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के टाइम को आप वेस्ट ना करें, इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करें, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये होता था कि हम लोग को कोचिंग भी जाना होता था, कॉलेज भी जाना होता था, एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना होता था। बट डेफिनेटली आपके पास अभी ये चीज़ का टेंशन तो बिल्कुल नहीं है। मैं अपने टाइम पे अपना टाइम इस तरह इफेक्टिवली मैनेज करती थी कि मैं अपनी जी पार्ट की पढ़ाई पे ध्यान दे सकूं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स पे ध्यान दे सकूं, और मैं अबाउट उस ड्यूरेशन में 1 मंथ के एक एग्ज़ाम से 1 महीना पहले अबाउट 15 आवर्स पढ़ाई करती थी, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ होता था। लाइक कॉलेज का ही पढ़ना है, कोचिंग का ही पढ़ना है, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। बट आपके साथ ये सारी चीज़ें अभी बिल्कुल भी नहीं है। आपका टाइम ट्रैवलिंग में वेस्ट नहीं होता, आप सब घर पर ही हैं। तो इस टाइम को वेस्ट ना करें, इफेक्टिवली यूटिलाइज करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, 3 आवर्स सेट करिए, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, सबका रिविजन थरीली करिए एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, माई बेस्ट विशेस आर विथ यू ऑल। अच्छे बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम सेंटर्स जाइए, अपना पेपर बहुत अच्छे से करिए एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छी रैंक भी सिक्योर करेंगे एंड क्वालिफाइंग कैटेगरी में आ पाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।